तो सेलर पे जो बर्डन होगा, ओके, बर्डन ऑन सेलर इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इस तरह से होगा। और इसी तरह बर्डन ऑन जो बायर पड़ेगा, ठीक है, बर्डन ऑन बायर पड़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये फार्मूले हैं, आप इन फार्मूलों को डायरेक्ट पुट करके भी ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो हमारा इसको ओके, ये वाला हमारा पार्ट है। हमने क्या कर लिया है, अब हमें करना है ये 4C करना है। हमें कौन सा करना है, ये 4C वाला पार्ट करना है। तो इसमें आपको देखना है कि हमारा क्या आंसर आता है। तो देखिए ये क्या, डिस्कस द फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अंडर व्हाट कंडीशन इट रिड्यूसेस टू क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमने ऑलरेडी डिस्कस पहले भी कई वीडियोस में किया है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक क्वांटिटी ऑफ मनी और जनरल प्राइस के लेवल में रिलेशनशिप बताती है। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या है, जो कीन्सियन जो थी डिमांड फॉर मनी जो थी, देखिए डिमांड फॉर मनी क्या है, ये था, ठीक है, जो हमारी ये PY है, ठीक है, PY हमारा GDP है, इनकम को डिनोट करता है। तो क्या था कि कीन्स ने क्या बताया था कि डिमांड फॉर मनी जो है, हम ये असेट्स के लिए डिमांड होती है, ठीक है। डिमांड फॉर मनी मीन्स डिमांड इज वेट फॉर असेट्स, ठीक है। तो इसी तरह आप देखोगे कि यहाँ पे कि हमारी जो है डिमांड फॉर मनी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये तो इनकम पे डिपेंड करती है, जैसे केंद्र ने बताया, और इंटरेस्ट रेट क्या है मार्केट में, उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिल्टन फ्रीडमैन ने जो बताई थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसमें डिमांड फॉर मनी को उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया। तो उन्होंने बताया कि के का जो वैल्यू जो डिपेंड करता है हमारा, ये क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बॉन्ड पे क्या मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमारा इक्विटी पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट हमारा ड्यूरेबल पे क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा के को डिसाइड करेगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड होगी। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन हमारा कीन्सियन या दूसरे इकोनॉमिस्ट ने नहीं किया था, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि क्या इसका इफेक्ट होता है डिमांड फॉर मनी का, ठीक है। और आगे उन्होंने बताया कि ओवर द शॉर्ट रन a rise in the money supply leads to rise in the price and output, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर को, दोनों चीज़ों का इफेक्ट करेगी, ये प्राइस को भी इफेक्ट करेगी, आउटपुट को भी इफेक्ट करेगी। अगर शॉर्ट रन में इन अ शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस केस में अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी वो आउटपुट लेवल है या रियल आउटपुट को भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स से पूरी तरह से ये अलग बात कह रहा है यहाँ पे कौन, मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। और व्हाट आर द कंडीशन या व्हाट इज़ द कंडीशन अंडर विच क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो हमारी जो मिल्टन फ्रीडमैन ने दी है, वो दैट बिकम्स इक्वल टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कंडीशन, तो वो ओवर द लॉन्ग रन होता है, ठीक है। ओवर द लॉन्ग रन द फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ मनी या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है बिकम्स इक्वल टू क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जैसे इस तरह हम सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है। तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी और पूरी तरह से क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी और पूरी तरह से वो हमारी प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ये P था और फिर P1 हो गया, प्राइस हो गया, और आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि आउटपुट ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है तो हमारा मिल्टन फ्रीडमैन वाला जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, दैट बिकम्स इक्वल टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी related to the classical economist. Okay, there is no difference between these two over the long run, because over the long run economy is already at the full employment levels, all resources are fully employed. Okay, तो सच कंडीशन में दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे आप कुछ आगे पीछे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी हमने कर लिया, अब हम आगे करेंगे। आगे हम तो ये देखिए हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, तो 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए पे आ रहे हैं। तो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल इज़ इनकम्पैटिबल हेक्सचर ऑलिन थ्योरम, मॉडल या थ्योरम जो भी बोलते हैं, स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है। तो ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए तो हेक्सचर ऑलिन थ्योरी क्या बताता है। सबसे पहले जो है, जो रिकार्डो का जो था, डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज वाला जो थ्योरी था, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज इज रीज़न बिहाइंड द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा क्यों होता है, क्योंकि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। अब इसी को ये हेक्सचर ऑयलिन ने बताया कि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज क्यों होता है, ड्यू टू इंडाउमेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, इंडाउमेंट ऑफ फैक्टर। अब यहाँ पे इंडाउमेंट ऑफ फैक्टर का मीनिंग है कि जिस कंट्री के साथ जो फैक्टर ज़्यादा है उससे जो प्रोडक्शन होता है वो उसी चीज़ में उसी चीज़ में स्पेशलाइज करेंगे। जैसे अगर इंडिया के पास लेबर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो जो प्रोडक्ट जो लेबर प्रोड्यूस करती है हम उनमें स्पेशलाइज करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ज़्यादा स्पेशलाइज करेंगे। ठीक है, अगर जिस कंट्री में टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है, जैसे जापान का एग्जांपल दे तो जापान का वर्कफोर्स जो क्या कर रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज होगी। ठीक है, तो इसी तरह से स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर ए कंट्री में ठीक है लेबर ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, लेबर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। अगर बी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल वाले प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी तरह स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। अब फैक्टर रिवर्सल का क्या मीनिंग हो रहा है यहाँ पे, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि अगर एक्स प्रोडक्ट इज लेबर इंटेंसिव इन कंट्री ए। ठीक है, एक कंट्री ए में लेबर इंटेंसिव है और एक्स प्रोडक्ट क्या है, एक कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव इन कंट्री बी। ठीक है, तो इसका मतलब सेम ही प्रोडक्ट दोनों कंट्री प्रोड्यूस करिए। एक कंट्री में लेबर इंटेंसिव है जिसके पास लेबर इंडाउमेंट है, लेबर के रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी। और सेकंड वाली कंट्री में जिसमें कैपिटल ज़्यादा है उसमें भी वो प्रोडक्ट जो है वही प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, एक कंट्री में वो लेबर की हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरी कंट्री में कैपिटल के हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस कंट्री में दोनों जो है हमारी दोनों कंट्री सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगी, तो इस केस में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। ओके, तो इस कंडीशन में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा और हेक्सचर ऑलिन वाला थ्योरी फेल कर जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हमें आगे देखना है कि सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा है कि व्हाई डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज इन्फ्लेशनरी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इन्फ्लेशनरी क्यों हो जाती है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इन्फ्लेशनरी क्यों होती है ये बताता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको समझना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, डेप्रिसिएशन करेंसी का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, जब करेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, करेंसी का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि अब हमें सेम आउटपुट, सेम प्रोडक्शन के लिए, सेम इंपोर्ट के लिए हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है,
तो जब हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो इट विल कॉज अ राइज इन प्राइस लेवल। ठीक है, ये क्या करेगी, प्राइस लेवल में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है कि जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी वैल्यू में। ठीक है, और दूसरा सेकंड पॉइंट ये भी है कि जब आपकी कंट्री करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो आपका एक्सपोर्ट थोड़ा कम्पेटिटिव हो जाता है, तो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आपकी आउट ऑफ कंट्री भी चला जाता है। तो उस केस में भी जो देयर आर चांसेस दैट द कंट्री माइट फेस अ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्केर्सिटी हो सकती है। ओके, तो बोथ केसेस में क्या हो रहा है कि हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो होती है या सर्विसेज होती है वो कम हो रही है। तो जब गुड्स की अवेलेबिलिटी या सप्लाई कम हो जाती है तो उस केस में हमारी इन्फ्लेशन आना ज़रूरी हो जाता है, कि इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, सॉरी सी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। सी वाला पार्ट क्या है हमारा, अब ये देखिए, कैन कंजनेंट हाइपोथेसिस ऑफ इन्वर्टेड U कैन बी एक्सटेंडेड टू एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए ये यूपीएससी में कई बार पहले भी पूछा गया है। देखिए कंजनेंट हाइपोथेसिस, देखिए ये कंजनेंट वाली हाइपोथेसिस क्या है, ये जनरली क्या है, इनइक्वालिटी के लिए की गया था, पर इन्वायरमेंट के केस में भी इसको किया गया है। तो यस, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़ एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोल्यूशन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लेवल ऑफ इनकम ले लेता हूँ या जीडीपी, आप कुछ भी ले लो। तो ये इस तरह से चलता है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, देखिए इनिशियली फेज में क्या होगा कि जब हमारा जीडीपी इंक्रीज़ होने लगता है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़ जाता है। ये देखिए ना, जैसे जैसे हम ऊपर जीडीपी का बढ़ा रहे हैं तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि हम जो इनिशियली हमें ग्रोथ शुरू करना है तो हमें बहुत सारी ऐसी एक्शन लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को कि जो इन्वायरमेंट के फेवर में नहीं होते। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है ऐसी कंट्री में जो अंडर पॉवर्टी लाइन ले रही है, पुअर है, लेस एजुकेटेड है, तो उन्हें इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़, इन्वायरमेंटल जो बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में भी उन्हें इतनी समझ नहीं होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि इनिशियली क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। गवर्नमेंट के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन्वायरमेंट को नेगेटिव इफेक्ट को, एक्सटर्नलिटीज़ को कम करने के लिए कुछ एक्शन ले। ठीक है, पर ग्रेजुअली आप देखते हैं कि इस पॉइंट के बाद क्या हो गया कि इंटायर सोसाइटी में लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्रीज़ हो जाता है, गवर्नमेंट में अवेयरनेस बढ़ जाती है, और दूसरा कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज इतने आ जाते हैं कि गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़ पे, इन्वायरमेंट को जो डिग्रेड कर रही होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उनके बारे में, उनको कम करने के बारे में एक्शन ले लेती है। ठीक है, इंटरनेशनल प्रेशर भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती चली जाती है, लोग भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते जाते हैं। लोगों को इतनी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उन्हें इन्वायरमेंटल अच्छी फैसिलिटीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, तो ग्रेजुअली क्या हो गया, ये फिर हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन डिक्रीज़ होता जाता है। तो इसको क्या कह रहे हैं हम, कंजनेंट जो है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी फिर पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल है ये। ओके, अब आगे चलते हैं कि हमें आगे देखना है कि ये तो मैंने कर लिया। देखिए अब आगे वाले जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। ठीक है, सॉरी 5E, सॉरी क्वेश्चन नंबर D और E है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप इन्हें ऐसे भी गूगल करके कर सकते हैं। देखिए HDI क्या है, जो 1990 में आया था हमारा HDI, तो उसमें जनरली 3 ही चीज़ें थी हमारी, जो हमारी लाइफ कितना है, लाइफ लॉन्जिविटी क्या है, ठीक है, हमारा एजुकेशन लेवल क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो 3 मतलब हमारा जो लाइफ आ गया, एजुकेशन आ गया, ओके, और इनकम आ गया। इनके बेसिस पे हम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कैलकुलेशन करते हैं। पर ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने मल्टी डायमेंशनल तरीके से हमें HDI को देखना है। वो सारे हमने चीज़ें डेवलप कर ली, तो हमने क्या कर रहे हैं, हम HDI को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम अब मल्टी डायमेंशनली देखते हैं। तो इससे हम बहुत सारे दूसरे डायमेंशन भी देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, जनरली आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब आगे वाला 5E है, ये भी सिंपल है। ठीक है, ये सीधा साधा क्वेश्चन है। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी कैन हेल्प अटेन अ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हमें इन्वायरमेंट को सस्टेन बनाना है। ठीक है, और दूसरा रीन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, जैसे हम विंड एनर्जी कर रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनसे क्या हो रहा है,
ये क्या कर रहे हैं, इन पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं होती है। इसमें आपको स्टैंडर्ड टर्म्स लिखने कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं हो पाती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होता है, ठीक है, रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो हम रीन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो वो इन्वायरमेंटल तरीके से हमारी बिल्कुल फ्रेंडली होगी, ठीक है। तो ये पूरी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए इंटायर इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड जो पुश कर रहे हैं कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसका यूज करें, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, पर इतना नहीं होता कि जितना कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे हम कोल यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरे रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें न्यूमेरिकली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि दो कंट्रीज़ है, कंट्री 1 एंड 2, ठीक है। पहले हम कंट्री 1 का लिख लेते हैं, क्या है, डिमांड और सप्लाई फंक्शन। तो इसका डिमांड क्या है, ये इसका कंट्री 1 का है हमारा P इज़ इक्वल टू Q प्लस 70 एंड P इज़ इक्वल टू 170 माइनस Q, ओके। ये है हमारे पास कंट्री 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ये है P इज़ इक्वल टू Q प्लस 70, ये तो हमारे पास आ गया सप्लाई, और इस तरह डिमांड हमारे पास आ जाता है 170 माइनस Q आ गया, ओके। ये तो आ गया। और कंट्री 2 के लिए हमारा क्या है, हमारी सप्लाई क्या है, इसका भी हम देखेंगे। तो कंट्री 2 के लिए हमारा सप्लाई है, ये है हमारा 10 प्लस Q एंड 110 माइनस Q, ओके। तो ये आ गया 10 प्लस Q एंड ये डिमांड हमारे पास आ गया 110 माइनस Q, ठीक है। ये दो अलग अलग कंट्रीज़ आ गई। अब हमें पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे पूछा गया है कि हम कोटा इम्पोज करते हैं, तो कोटा इम्पोज करते हैं किस पे, देखिए, फ्रॉम फ्री ट्रेड प्राइस एंड जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ़ अ इम्पोर्टिंग कंट्री इम्पोज अ इम्पोर्ट कोटा ऑफ 50 यूनिट, डिटरमाइन द क्वांटिटी एक्स प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एंड कैलकुलेट द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर सरप्लस प्रोटेक्शन ड्यू टू द इम्पोर्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, जो इम्पोर्टिंग कंट्री है उसमें कोटा इम्पोज कर देते हैं हम 50 यूनिट्स का, क्या 50 यूनिट ही इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो और इसका इम्पैक्ट हमारा कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इस पर क्या पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि दोनों कंट्री में आपको इक्विलिब्रियम प्राइस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कंट्री 1 की मैं बात करता हूँ, तो डिमांड सप्लाई को इक्वल करेंगे, Q इज़ इक्वल टू 70 इक्वल टू 170 माइनस Q, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। और यहाँ पे आप Q को अलग कर दो, ये 2Q आ गया इक्वल टू, ये हमारे पास 100 आ गया, और Q इज़ इक्वल टू ये 100 अपॉन 2, ये इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ये 50 आ गया, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा कंट्री 1 में 50 है, विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड है अभी, ठीक है। और इसी कंट्री में प्राइस कितना होगा, प्राइस आप इसको कर दो, आप Q प्लस 70 है, ठीक है। तो इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप 50 प्लस 70 कर देंगे तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। तो 120 यहाँ पे हमारा प्राइस आ गया, किसमें, ये कंट्री 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह कंट्री 2 का भी हम करेंगे, कंट्री 2 का करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, कंट्री 2 का 10 प्लस Q इज इक्वल टू 110 माइनस Q, ठीक है। इनको इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2Q इक्वल टू ये 110 माइनस 10 आ जाएगा, ये 2Q इक्वल टू 100 आ जाएगा, ठीक है। Q इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 2, ये मेरा 50 आ गया, ठीक है। ये 50 आ गया, और इसमें प्राइस कितना आ रहा है, ये प्राइस आ रहा है हमारा 10 प्लस Q, ठीक है, ये 50 प्लस 10, ठीक है। तो कंट्री 2 में प्राइस हमारा कम आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि
जिस कंट्री का प्राइस कम होगा ना, जिस कंट्री का प्राइस कम होगा वो कंट्री क्या करेगी, वो एक्सपोर्ट करेगी, और जिस कंट्री का प्राइस ज़्यादा होगा वो इंपोर्ट करेगी। तो ऑब्वियसली कंट्री 2 का प्राइस हमारे पास यहाँ कम है, तो ये कंट्री एक्सपोर्ट करेगी और कंट्री 1 इंपोर्ट करेगी जिसका प्राइस 150 है, 120 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की जो हम बात कर रहे हैं ये पूछ रहा है कि इंपोर्ट कोटा लगा हुआ है 50 का, तो मतलब दे कंट्री में जो डिमांड माइनस सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई है, उनका गैप हमारे पास 50 का आना चाहिए। ठीक है, तो 50 कर सकते हैं। तो डिमांड क्या है 170 माइनस क्यू, डिमांड है हमारे पास 170 माइनस क्यू, और सप्लाई क्या है हमारे पास, सप्लाई क्या थी, ये क्यू, इसको माइनस करने हम, क्यू माइनस 70 इक्वल टू 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 100 माइनस 2Q इक्वल टू 50, और ये माइनस 2Q इक्वल टू माइनस 50, और Q इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस करेंगे, डोमेस्टिक एरिया में जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा 25 ही होगा। ठीक है, 25 होगा तो हमारा प्राइस क्या होगा आपको ये देखना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्राइस होने वाला है, प्राइस क्या होगा, अब इसमें आप सप्लाई फंक्शन हमारे पास दिया गया है, P इज़ इक्वल टू कितना है, ये है 70 माइनस 70 प्लस Q, तो प्री आ जाएगा, तो हम ये Q कितना आ रहा है हमारा, इंपोर्ट कर रहे हैं हम इस पर, ये 25 कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ये 95 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस क्या है 95, और पहले कितना था, ये 120 था। ठीक है, अब आपको देखना है कि, अब आपको देखना है कि हमारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा सिंपल तरीके से। ठीक है, तो मेरा डिमांड कर्व डोमेस्टिक क्या था, मैं ऐसे डिमांड कर्व ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना था, ये 170 का था। ठीक है, जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं तो इसका क्या था इंटरसेप्ट, ये 70 था। ठीक है, तो ये और इंपोर्ट कोटा लगने के बाद हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 50 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, और 25 हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 75 यूनिट आ जाएगा, और ये 25 आए जो डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये तो आ गया हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस, और ये आ गया कंज्यूमर सरप्लस, ये सारा कंज्यूमर सरप्लस आ गया। ठीक है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। ठीक है, आ गया। अब हमें कंज्यूमर सरप्लस का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, पूरे को, तो कंज्यूमर सरप्लस का कैलकुलेशन करेंगे, और प्राइस हमारा क्या आ रहा था, ये 95 आ रहा था जो मैंने आपको कैलकुलेट करवाया था। ठीक है, तो हमें कंज्यूमर सरप्लस करना है, तो आपको पता ही है ये 0.5 टाइम्स बेस और हाइट। ठीक है, तो हमारा 0.5 कर दिया, बेस कितना है हमारा, ठीक है, तो 75 है, जो कि हम आउटपुट या हम कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, कंजम्पशन कर रहे हैं, और हाइट कितना आ रहा है हमारा 170 माइनस 95 आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है हमारा। ठीक है, इसी का ट्रायंगल को हमें कैलकुलेट करना है, तो आ जाएगा 0.5 और ये 75। ठीक है, और इसमें से हम ये माइनस करेंगे। ठीक है, किससे, 170 से हम 95 को माइनस करेंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 170 माइनस 95, ये आ जाएगा 75। ठीक है, अब ये 75 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 टाइम 5625 आ जाएगा। ठीक है, इसको 0.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2812.5। ठीक है, ये तो हमारा आ गया, क्या आ गया, ये हमारा आ गया कंज्यूमर सरप्लस। अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे। प्रोड्यूसर सरप्लस भी ऐसे निकालेंगे जो ट्रायंगल मैंने मार्क किया है। ठीक है, तो इसको 0.5 में लिखता हूँ। ठीक है, और 95 माइनस 70 करता हूँ, और नीचे आउटपुट 25 करता हूँ जो डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो 95 माइनस 70 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, और ये भी 25 आ जाएगा, इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, तो 25 टाइम 625 आ गया।
तो ये आ जाएगा 625 और इसको हम हाफ़ कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 312 पॉइंट। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ गया और ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें करना है, अब ये तो हमने कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह आपको क्या करना है, इसी तरह आपको प्रोटेक्शन कॉस्ट या देखिए क्या था जो मैंने बताया था कि इसका प्राइस कितना था, वैसे कंट्री का प्राइस कितना था, 60 था। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आप इसका जो कैलकुलेट करना है। ठीक है, 60 पे तो मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है। ठीक है, कि 60 पे वो 50 यूनिट प्रोड्यूस करिए, इंटायर इंपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे अगर उसका कैपेसिटी जो है अनलिमिटेड होगा तो ये हमारा जो बनेगा डेड वेट लॉस जो बनेगा, जो ये सारा बनेगा, ये वाला एरिया सारा क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बनेगा हमारा। ठीक है, अगर इसकी क्या है, इसका कैपेसिटी जो है दूसरी कंट्री का ज़्यादा है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, इसका कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पास अगर 50 यूनिट ही वो प्रोड्यूस कर पा रही है तो उस केस में वो ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस एरिया को जो मैंने डैश किया है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो 60 प्राइस है इसको डोमेस्टिक सप्लाई में ये करना है सब्स्टिट्यूट, फिर यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, फिर इसको डोमेस्टिक डिमांड में करना है, इसका ये पॉइंट आ जाएगा, फिर वो शेडेड एरिया को कैलकुलेट कर दो आप। बिल्कुल सिंपल है, एक ट्रिएंगल इसको कैलकुलेट करना है, ये रेक्टेंगल को यहाँ पे ट्रिएंगल को करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। ओके, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे कि फ्री ट्रेड एंड एज्यूम द इम्पोर्टिंग कंट्री स्मॉल। देखिए इम्पोर्ट इन्होंने लिखा है कि इम्पोर्टिंग कंट्री स्मॉल है, वो वर्ल्ड प्राइस को इफेक्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, और इम्पोर्ट टैरिफ हमारा 10 पर यूनिट लग जाता है। कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस गवर्नमेंट रेवेन्यू, डज दिस पॉलिसी इंक्रीज द नेशनल वेलफेयर। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हम 10 फ्रॉम फ्री ट्रेड प्राइस एज्यूम दैट, अब ये देखिए जब $10 का जो हम पर यूनिट जो है क्या कर रहे हैं हम, इसमें वो लगा रहे हैं